जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, नेपाल के पीएम बालेंद्र शाह ने लगाई थी ब्रिटेन से गुहार कि भारत बॉर्डर से जुड़े विवाद में हमारा साथ दो और मध्यस्थ करने को तैयार हो जाओ। जिसके बाद दोस्तों अचानक ब्रिटेन ने कर दिया इनकार, कह दिया हम नहीं होंगे तुम्हारे लिए मध्यस्थ। बताएंगे क्या है जानकारी, क्या कहा ब्रिटेन ने, क्यों किया इनकार। वहीं आखिर भारत नेपाल सीमा विवाद में यूके की एंट्री क्यों चाहते हैं बालेंद्र शाह, क्या है 200 साल पुराना इतिहास, 200 साल पुराना खेल, आपको बताएंगे दोस्तों। वहीं नेपाली संसद में महासंग्राम मचा हुआ है पीएम बालेंद्र शाह के भारतीय जमीन पर। इस कब्जे वाले बयान पर संसद ठप हो गई, क्या मांगेंगे माफी, पूरा नेपाल माफी की मांग कर रहा है। बताएंगे क्या है जानकारी। तो वहीं भारत से सीमा पर तनाव के बीच अचानक से दिल्ली क्यों आ रहे बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के चीफ, क्या है बात। वहीं पीओके में हाफिज सईद के गुर्गों को नेता बनाने की तैयारी में पाकिस्तानी सेना गिलगित चुनाव को हाईजैक करने में जुटी है। वहीं आपको बताएंगे क्या उमर अब्दुल्ला की सरकार गिरने की कगार पर है, क्या गिरने वाली है उमर अब्दुल्ला की सरकार। एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत आगे से किसी को छेड़ता नहीं और पीछे से किसी को छोड़ता भी नहीं, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत से सीमा विवाद के मामले में नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को बहुत बड़ा झटका लगा दोस्तों। दरअसल सुगौली संधि का हवाला देते हुए नेपाल के प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन से मदद मांगी थी, जिसको अब ब्रिटेन ने ठुकरा दिया। जी हां दोस्तों, आज की अभी की सबसे बड़ी अपडेट, ब्रिटेन ने बालेंद्र शाह की मांग को ठुकरा दिया। ब्रिटेन ने कह दिया कि भारत और नेपाल का मामला द्विपक्षीय मामला है, इसमें लंदन कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। बालेंद्र शाह को यह झटका ऐसे वक्त में लगा है जब भारत से सीमा विवाद को लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री अपने ही घर में बुरी तरीके से घिर चुके हैं। बवाल मच चुका है नेपाल में दोस्तों। द काठमांडू पोस्ट के रिपोर्ट के मुताबिक बालेंद्र शाह ने पिछले दिनों शाह के मुख्य सलाहकार कुमार व्यान जंकर ने राजधानी में ब्रिटिश राजदूत रॉब फैन से मुलाकात की थी। व्यान जंकर का कहना था कि नेपाल और भारत के बीच सीमा को लेकर जो सुगौली संधि है उसमें ब्रिटेन भी पक्षकार रहा है। ऐसे में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए ब्रिटेन को आगे आना चाहिए। जी हाँ, साल 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच सुगौली का समझौता हुआ था। इसमें दोनों देशों के बीच सीमा सर्वे को लेकर फैसला हुआ था। नेपाल इस समझौते को मानने को तैयार नहीं है। उसका कहना है कि इस समझौते में काठमांडू की कुछ जमीनों को भारत के हिस्से में दे दिया गया। काला पानी इसका मुख्य उदाहरण है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार व्यान जंकर ने ब्रिटेन प्रधानमंत्री से कहा कि आप उस वक्त मुख्य पक्षधार थे, इसीलिए आपको इस मसले पर बोलना चाहिए। आप अगर इसकी पहल करेंगे तो नेपाल और भारत के बीच समझौता हो सकता है। इस पर ब्रिटेन के राजदूत फैन ने कहा कि यह मुद्दा नेपाल और भारत से संबंधित एक द्विपक्षीय मामला है और ब्रिटेन इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री के सलाहकार वापस लौट गए। दोस्तों, रविवार को नेपाल संसद में बोलते हुए बालेंद्र शाह ने सीमा विवाद को लेकर विवादित बयान दिया। बालेंद्र शाह ने कहा कि मैं जब प्रधानमंत्री बना तो मुझे पता चला कि नेपाल ने भी भारत के कुछ जमीनों पर कब्जा कर रखा है। बालेंद्र शाह के इस बयान को विपक्षी कम्युनिस्ट पार्टी ने राष्ट्रद्रोह करार दिया। वहीं नेपाल विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर इस बयान को गलत करार दिया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक नेपाल के कुछ किसान भारत में खेती करते हैं। वहीं विपक्षी पार्टियों का कहना है कि नेपाल के प्रधानमंत्री इस बयान को लेकर माफी मांगे। तो यह है इसके पीछे 210 साल पुराना खेल दोस्तों, जहां वो यूके की एंट्री चाहता है नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह, जिसको साफ साफ ब्रिटेन ने इनकार कर दिया कि भैया हम तुम्हारे बीच में नहीं पड़ने वाले, ये तुम्हारे बीच का द्विपक्षीय मामला है, हम आखिर इस बीच क्यों पड़े। और इसके पीछे दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा कारण यह भी है कि भारत के साथ ब्रिटेन के यूके के काफी अच्छे संबंध है और ब्रिटेन कभी नहीं चाहेगा कि वो इस पचड़े में पड़कर भारत के साथ पंगे ले। और ब्रिटेन वैसे भी अच्छे से जानता है कि वो सारा का सारा हिस्सा अखंड भारत का हिस्सा है। नेपाल तो बेबुनियाद तरीके से दावा कर रहा है, रियलिटी यही है कि नेपाल भी अखंड भारत में आता है। आपकी इस मुद्दे पर क्या है राय दोस्तों, अवश्य कमेंट करके बताइएगा, लेकिन कमेंट में अखंड भारत लिखना मत भूलिएगा। आपको बता दें इस मुद्दे को लेकर नेपाली संसद में महासंग्राम मचा हुआ है। सभी लोग नेपाली पीएम बालेंद्र शाह से माफी की मांग कर रहे हैं। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि सोमवार को नेशनल असेंबली की बैठक विपक्षी पार्टियों ने रोक डाली। अलग अलग पार्टियों के सांसदों ने प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की टिप्पणियों का विरोध किया। बालेंद्र शाह
ने बात ही ऐसी की कि लोगों में आक्रोश देखने को मिला दोस्तों, जहां सांसदों ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री खुद नेशनल असेंबली के सामने पेश हों और अपनी टिप्पणियों का आधार स्पष्ट करे, बेस स्पष्ट करे, प्रूफ दे, सबूत दे। उन्होंने तर्क दिया कि यह मुद्दा नेपाल की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से जुड़ा है। नेशनल असेंबली के सदस्य रामकुमारी झागरी ने इस बयान के समय पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह जानबूझकर दिया गया हो सकता है क्योंकि ये रवि लामी छानी की भारत यात्रा की पूर्व संध्या पर आया था। सत्र के दौरान उन्होंने कहा कि अगर कोई प्रधानमंत्री देश की सीमाओं से जुड़े मुद्दों पर मजबूती से बात नहीं कर सकता तो उससे देश की संप्रभुता की रक्षा करने की उम्मीद कम ही की जा सकती है। नेशनल असेंबली में प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों के सदस्यों की आपत्तियों के बाद अध्यक्ष नारायण प्रसाद दहल ने बैठक को 20 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। वहीं नेपाली कांग्रेस के विहिप निष्कल राय ने नेपाल भारत सीमा मुद्दों पर प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की और कहा कि इस बयान ने सभी नेपालियों की गरिमा को कम किया है। ऐसे में नेपाल में विपक्षी पार्टियों के कड़े तेवर के बाद अब ये सवाल उठ रहे हैं कि बालेंद्र शाह अपने बयान के लिए माफी मांगेंगे। देखते हैं दोस्तों क्या होता है, लेकिन उनके इस बयान ने वाकई में भारी बवाल मचा दिया है दोस्तों, नेपाल से लेकर नेपाल के सीमा तक में। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात करने भारत आ रहे नेपाल के सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामी छानी 1 से 5 जून तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। यह यात्रा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के निमंत्रण पर हो रही है। आरएसपी और बीजेपी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्तियों के मुताबिक इस दौरे का उद्देश्य दोनों दलों के बीच औपचारिक राजनीतिक संवाद शुरू करना, संगठनात्मक अनुभवों का आदान प्रदान करना और नेपाल भारत संबंधों को और मजबूत बनाना है। भारत पहुंचने पर रवि लामी छानी और उनके प्रतिनिधिमंडल का 2 जून सुबह 11 बजे बीजेपी मुख्यालय में भव्य स्वागत किया जाएगा। कार्यक्रम के तहत उनकी बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ विशेष बैठक होगी। बीजेपी के विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाई वाले के अनुसार नेपाल में सत्तारूढ़ दल आरएसपी और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली मुलाकात होगी। वहीं उनकी मुलाकात विदेश मंत्री जयशंकर जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ होगी। देखते हैं दोस्तों भारत आने के बाद उनका रुख कैसा रहता है और उनके बयानों में भारत और नेपाल के बीच संबंधों को स्थापित करने जैसी फीलिंग्स आती है या फिर उनके रवैये से ही मालूम पड़ जाएगा कि वो भारत के साथ कैसा संबंध रखना चाहते हैं। ये देखने वाली बात रहेगी। आपको जो भी लगता हो अवश्य कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां भारत से सीमा पर तनाव के बीच दिल्ली आ रहे बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के चीफ। दोस्तों बॉर्डर पर जारी तनाव के बीच भारत और बांग्लादेश के सीमा सुरक्षा बलों की महानिदेशक स्तर बैठक होने जा रही है। साल में 2 बार होने वाली डीजी स्तर की यह बातचीत अगले सप्ताह 8 से 11 जून के बीच नई दिल्ली में होने की उम्मीद है। इस साल की शुरुआत में ढाका में बीएनपी के नेतृत्व वाली सरकार आने के बाद इस तरह की पहली बैठक है। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीबी का एक प्रतिनिधिमंडल इसमें शामिल होने भारत आएगा। बीजीबी के महानिदेशक मेजर जनरल मोहम्मद अशरफुजमान सिद्दीकी इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे और दिल्ली में भारत के सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के अपने समकक्ष के साथ बातचीत में हिस्सा लेंगे। भारतीय पक्ष का नेतृत्व बीएसएफ के डीजी प्रवीण कुमार करेंगे। बांग्लादेशी मीडिया आउटलेट द बिजनेस स्टैंडर्ड ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि बातचीत के एजेंडे में सीमा पार बाड़ लगाना, सीमा पार अपराध, घुसपैठ और अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को सौंपना जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार गठन के बाद भारत ने सीमा पर बाड़ लगाने में तेजी लाने का फैसला किया है। उधर बता दें बहुत बड़ी चौंका देने वाली खबर, पीओके में हाफिज सईद के गुर्गों को नेता बनाने की तैयारी में पाकिस्तानी सेना गिलगित चुनाव को हाईजैक करने में जुटी। जी हां, पाकिस्तान की सेना गिलगित बाल्टिस्तान में होने वाले चुनाव में हाफिज सईद के गुर्गों को जिताने की पूरी तैयारी कर रही है। यहां 7 जून को चुनाव होने वाले हैं और दूसरे उम्मीदवारों ने आरोप लगाया है कि सेना उनके चुनाव प्रचार को रोक रही है और हेर फेर कर प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से जुड़े उम्मीदवारों को जिताने का प्रयास कर रही है। स्थानीय नेताओं का कहना है कि लश्कर तैयबा से जुड़े एक राजनीतिक संगठन के उम्मीदवारों को चुनाव में शामिल होने में मदद करने का आरोप लगा रहे हैं। न्यूज 18 ने खुफिया सूत्रों के हवाले से अपने रिपोर्ट में बताया है कि पाकिस्तान की सेना ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और शिया बहुल गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग यानी पीएमएमएल के उम्मीदवारों का समर्थन किया है। इस पार्टी को आमतौर पर एलईटी के संस्थापक हाफिज सईद से जुड़ा एक राजनीतिक मोर्चा माना जाता है। वहीं आपको बता दें दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले में चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ है कि पाकिस्तान से खरीदे गए
थे 2 मोबाइल फोन, 4 साल तक रहे बंद। जी हां, पहलगाम में बीते साल हुए आतंकी हमले की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है दोस्तों। मामले की जांच में जुटी राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA और जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथ ऐसा सबूत लगा है जिससे पाकिस्तान का नापाक चेहरा फिर बेनकाब हुआ है। आतंकी हमले में हमलावरों के इस्तेमाल के लिए किए गए फोन का पड़ोसी मुल्क से कनेक्शन मिला है दोस्तों। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पहलगाम हमले की जांच में आतंकवादियों के इस्तेमाल किए गए 2 मोबाइल फोन का कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ा मिला है। इन दोनों मोबाइल को 2021 और 2023 में खरीदा गया था, लेकिन ये कई साल तक बंद पड़े रहे और इनको पहलगाम हमले के दौरान पहली बार एक्टिव किया गया। इन मोबाइल को एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों के पास से बरामद किया गया था। जांच में यह भी सामने आया है कि साल 2021 में पाकिस्तान के कराची की टेक सीरत कंपनी ने Redmi 90 मोबाइल की पूरी खेप मंगवाई थी। इसके शिपमेंट की पेमेंट पाकिस्तान की फैजल बैंक ने की थी। दोस्तों, कितनी बड़ी प्लानिंग रची थी पाकिस्तान ने, मिलकर ये सारा कांड किया गया है। आप ऐसा कह ही नहीं सकते कि सिर्फ आतंकवादियों का ही इसमें मिलावट था। यहाँ तक कि पाकिस्तान के हुक्मरान इसमें पूरे सहयोगी थे दोस्तों। उधर आपको बता दे, अमेरिका ने ईरान की रडार ड्रोन कंट्रोल साइट्स पर किया बड़ा हमला। ईरान ने जवाबी हमले में एयरबेस को बनाया निशाना। दोस्तों, अमेरिका ने कहा है कि हमने ईरान के गोरुक और केशम आइलैंड पर रडार और ड्रोन कंट्रोल साइट्स को निशाना बनाया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने बताया कि ये कार्रवाई ईरान की आक्रामक गतिविधियों के जवाब में की गई है। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि ईरान ने रविवार को अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में एक अमेरिकी MQ-1 ड्रोन को गिराया था। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी सेना ने ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम, एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और 2 ड्रोन को तबाह कर दिया। दूसरी तरफ ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा किया कि हमने उस एयरबेस को निशाना बनाया जिसका इस्तेमाल सिरिक आइलैंड के पास अमेरिकी ऑपरेशन में हुआ था। वहीं ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इस्तीफा दे दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पेजेश्कियान ने आरोप लगाया कि देश की सत्ता पर अब पूरे तरीके से IRGC के कमांडरों का कंट्रोल है। वहीं आज सुबह कुवैत को भी दहला दिया। दोस्तों, ईरान ने किया भीषण ड्रोन अटैक, पूरे देश में गूंजने लगे सायरन, नागरिकों में भारी दहशत का माहौल। ईरान ने कुवैत के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आज उस पर मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन से भीषण हमलों की बरसात कर दी। इस अचानक हुए हमले के बाद पूरे कुवैत में युद्ध के सायरन गूंजने लगे, जिससे नागरिकों में भारी दहशत फैल गई और लोग जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों और अंडरग्राउंड बंकरों की तरफ भागने लगे। कुवैत का कहना है कि उसके हवाई रक्षा तंत्र ने ड्रोन और मिसाइलों को रोकने के लिए गोलीबारी शुरू कर दी है। सोमवार को कुवैत की सेना ने अचानक घोषणा किया है कि देश का एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन की मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन्स के हमलों का सामना कर रहा है। खाड़ी क्षेत्र में तेजी से बदल रहे सुरक्षा समीकरणों के बीच कुवैती सेना ने नागरिकों के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। कुवैती सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक आधिकारिक पोस्ट जारी करके बताया कि देश की हवाई सुरक्षा प्रणाली इस समय दुश्मन के बड़े हवाई हमलों को नाकाम करने में जुटी है। सेना ने नागरिकों से अपील की है कि यदि आसमान में तेज धमाकों की आवाजें सुनाई देती हैं तो घबराए नहीं। ये आवाजें एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने, इंटरसेप्ट करने के कारण हो रही है। सेना ने सभी नागरिकों से सुरक्षा अधिकारियों द्वारा जारी आपातकालीन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। वहीं जानकारी ये भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान नहीं बल्कि ये देश करवा रहा है अमेरिका और ईरान के बीच डील। राष्ट्रपति ने कर दिया दावा, शहबाज मुनीर की खुल गई पोल। दोस्तों, अमेरिका ईरान के बीच पीस टॉक को लेकर पाकिस्तान का नाम बार बार सामने आता है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर लगातार ईरान के संपर्क में है। कई मौकों पर ट्रंप भी इनकी तारीफ कर चुके हैं, लेकिन इस बीच एक ऐसा देश भी है जो चुपचाप क्षेत्रीय हालात को स्थिर कराने के लिए लगातार कोशिशें कर रहा है और वो है मिडिल ईस्ट का ही एक ऐसा देश, मिस्र। जी हां दोस्तों, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ क्षेत्रीय हालात पर बातचीत की है। उन्होंने कहा कि उनका देश अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता कराने में मदद कर रहा है। शिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक फोन से हुई बातचीत में अल सीसी ने कहा कि मिस्र विभिन्न संबंधित पक्षों के साथ लगातार और गहन संपर्क में है ताकि अमेरिका और ईरान के बीच एक व्यापक समझौता कराने में मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि इस मामले में मिस्र का रुख अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सिद्धांतों और देशों की संप्रभुता तथा उनके संसाधनों के सम्मान पर आधारित है। वहीं चिनाब नदी पर भारत के प्रोजेक्ट से पाकिस्तान घबराया। पाकिस्तानी नेता ने बताया सिंधु जल संधि पर इसको बड़ा खतरा। जी हां दोस्तों, सिंधु जल संधि पर 1 साल से ज्यादा समय से रोक से पाकिस्तान पहले ही बौखलाया हुआ है। अब चिनाब नदी पर भारत का मेगा प्रोजेक्ट दोनों देशों के बीच तनाव का नया केंद्र बन सकता है। भारत ने हिमाचल प्रदेश में चिनाब व्यास लिंक टनल पर काम तेजी से आगे बढ़ाने का फैसला किया है। ये पहल किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से कहीं ज्यादा नदी के
पानी के इस्तेमाल और जल संबंधित बढ़त बनाने के भारत के मजबूत रवैये को उभरने का संकेत है। इस प्रोजेक्ट ने पाकिस्तान में हलचल बढ़ा दी है। इस प्रोजेक्ट का मकसद लाहौल स्पीति में चंद्र नदी के अतिरिक्त पानी को 8.7 किलोमीटर लंबी सुरंग के जरिए ब्यास बेसिन में मोड़ना है। चंद्र और भागा चिनाब की ऊपरी सहायक नदियां हैं। चिनाब नदी भारत की उन 3 पश्चिमी नदियों में से है जो सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान के हिस्से में आई है। ये प्रोजेक्ट पूरा होता है तो हिमाचल में बन बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ ही उत्तरी भारत में सिंचाई और जल प्रबंधन प्रणालियां भी मजबूत होंगी। खास बात यह है कि प्रोजेक्ट के तहत जो पानी मोड़ा जाएगा वो व्यास नदी में जाएगा जो इसी संधि के तो भारत के हिस्से में आई है। ऐसे में इस प्रोजेक्ट का महत्व सिर्फ आर्थिक या पन बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं है। यह दिखाता है कि भारत किस तरह सिंधु जल संधि के दायरे से बाहर निकलते हुए पश्चिमी नदियों के रणनीतिक महत्व को सिरे से परिभाषित कर रहा है। वहीं पाकिस्तान के पूर्व सीनेटर और पंजाब प्रांत के पूर्व सिंचाई मंत्री मोहसिन लंगारी ने इस सुरंग को सिंधु जल संधि का उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि यह बहुत छोटा सा हिस्सा जरूर है लेकिन यह छोटी संरचना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि चिनाब नदी में हर साल 3.5 करोड़ एकड़ फीट पानी बहती है और प्रस्तावित लिंक टनल केवल 10 लाख एकड़ फीट से भी कम पानी मोड़ेगी। लगारी ने कहा कि यह ढांचा संधि की मूल भावना के खिलाफ है। यह एक ऐसा ढांचा है जो पानी को एक बेसिन से दूसरे बेसिन तक पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई ऊपरी प्रवाह वाला ताकतवर देश एक तरफा ढंग से किसी नदी के पानी को अपने बेसिन में मोड़ लेता है तो नीचे की ओर वाले देशों के लिए पानी का कोई भी बंटवारा सुरक्षित नहीं रह जाता। उन्होंने कहा कि चिनाब नदी के मामले में जो सिद्धांत दांव पर लगा है उसका महत्व केवल भारतीय उपमहाद्वीप से ज्यादा है। वही अंतिम खबर की बात कर लेते हैं जहां क्या उमर अब्दुल्ला की सरकार गिरने की कगार पर है। दोस्तों 3 जून को सभी विधायकों की होने वाली है बहुत बड़ी बैठक। जम्मू कश्मीर में छिड़ी पड़ी बहस। दोस्तों जम्मू कश्मीर की राजनीति में बड़ी बहस छिड़ गई है। क्या उमर अब्दुल्ला की सरकार गिरने की कगार पर है? क्या पार्टी के विधायक उमर अब्दुल्ला से नाराज है? उमर अब्दुल्ला ने 3 जून को सभी विधायकों की बैठक क्यों बुलाई? इन सवालों को लेकर एक बड़ी बहस जारी है। बीजेपी जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार के जल्द गिरने को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा 3 जून को अपने विधायकों के साथ बुलाई गई आपात बैठक पर तंज कसते हुए विपक्ष के नेता सुनील शर्मा और पार्टी के वरिष्ठ नेता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि उमर अब्दुल्ला अपने डूबते जहाज को बचाने की आखिरी बेताब कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि बहुत जल्द ही सबको यह खबर सुनने को मिलेगी कि उमर अब्दुल्ला की सरकार का अस्तित्व खत्म हो गया है। जी हां दोस्तों, बहरहाल इस पर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। और जहां पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक एक्स पर इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।